जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th का इंडिया साइज एंड लोकेशन जो पहला चैप्टर कर रहे थे उसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको कंप्लीट करेंगे। हमने इस चैप्टर में लगभग इंडिया का जो मेन स्टैटिक पोर्शन है लगभग सारी बातें कर ली हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग टाइमलाइंस के बारे में बात कर रहे थे कि भारत का आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है भारत का वो वो क्या है आपका 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने इसको जीएमटी के भी रेफरेंस में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो आपको श्रीलंका से सटे हुए एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब हम लोग इसको ग्रीनविच मीन टाइम के रेफरेंस से अगर हम लोग देखें तो ये 5.5 घंटे आ गया। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर ली थी कि ये 5.5 घंटे कैसे आ गए। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये आईएसटी की जरूरत पड़ी कैसे, क्यों पड़ी हम लोगों को। तो दुनिया में जैसे कि आप देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो टाइम का कैलकुलेशन होता है वो सूरज के उगने और सूरज के डूबने के आधार पर होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जापान उगते हुए सूरज का देश है, मतलब सूरज, चूंकि धरती जो है वेस्ट से ईस्ट के रूप में जो है रोटेट कर रही है, तो सबसे पहले सूरज किधर उगेगा आपको? जापान में। डूबते हुए सूरज का देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में उधर ही आपको जो है सनसेट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप देखिए तो दुनिया में मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के आधार पर हमने पूरे संसार में 24 टाइम जोन्स बना करके रखे हुए हैं। अब जिस देश का क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा है उसको उतना ही ज्यादा जो है टाइम जोन्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रशिया की बात कीजिएगा तो रशिया के पास जो है 11 टाइम जोन्स है। अगर आप रशिया की बात कीजिएगा तो रशिया के पास 11 टाइम जोन्स है। अगर हम लोग कनाडा की बात करें, कनाडा की बात करें तो उसके पास 6 टाइम जोन्स है। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो उनके पास क्या है? 9 टाइम जोन्स है। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि ये देश काफी ज्यादा क्षेत्रफल में बड़े हैं। अब जैसा कि हम अपने देश के रेफरेंस में बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है और जो वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है उसके बीच में लगभग 30 डिग्री का जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस आ जाता है। कैसे? याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ का कोऑर्डिनेट है और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ का कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन में लेकर के चले, इसको हम लोग 68 डिग्रीज मान लें और इसको हम लोग क्या मान लें? 98 डिग्रीज मान लें, तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगभग 30 डिग्रीज का क्या है? डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि हमने पढ़ रखा था कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में हम लोगों को, मतलब 1 डिग्री जब आप गुजरते हैं तो आपको 4 मिनट का टाइम डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे के टाइम डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 4 से भाग दे देंगे और आपके पास आएगा 15 डिग्री। मतलब अगर 15 डिग्री आप किसी लॉन्गिट्यूड को क्रॉस कर जाते हैं तो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर यहाँ देखिएगा तो 68 से 98 के बीच में आपको लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, 30 डिग्री का डिफरेंस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 2 घंटे का है। तो लगभग जो भारत का जो पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट जो आपका जो है पॉइंट है और भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब किबिथु और गुहार मोती गांव के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? कि 2 घंटे का टाइम डिफरेंस बन जाता है। तो अगर अब मान लीजिए, अगर एक एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं जहां पर किसी भी तरह का कोई टाइम जोन नहीं है। ठीक है, टाइम जोन कहने का मतलब वहां पर कितना स्टैंडर्ड टाइम लाइन्स को के हिसाब से जो है देश को बांटा गया है। हमारे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, हालांकि भारत को 2 स्टैंडर्ड टाइम लाइन की जरूरत है। लेकिन देखिए फ्यूचर में हो सकता है एक और स्टैंडर्ड टाइमलाइन, एक मानक रेखा मान ली जाए। बट अभी फिलहाल इस स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर जो समय होगा उसी के अनुसार सारे देश में जो है लोग समय की गणना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी भी प्रोग्राम का प्रसारण, ठीक है, दूरदर्शन पर या किसी न्यूज पर किसी प्रोग्राम का प्रसारण 6 बजे होना है। ठीक है, तो 6 बजे कहाँ के हिसाब से? यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से, या फिर अगर कोई 1 घंटे के बीच में है तो वहां पर कुछ और टाइम बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो चीज 6 बजे हो रही है वो चीज यहाँ 7 बजे हो रही है और चीज यहाँ 8 बजे हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में समय का जो है गणना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे देश के लोग
कुछ टाइम जोन्स बना लेते हैं। भारत में ये सिंगल टाइम लाइन है तो सिंगल टाइम जोन है, ठीक है। तो कुछ टाइम जोन्स बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बनाया कि भारत में, सॉरी, रशिया में जो है 11 टाइम जोन्स है। 11 टाइम जोन्स मतलब इनके पास 11 टाइम लाइन्स है, ठीक है। उसके बाद कनाडा के पास भी 6 टाइम लाइन है, ठीक है। यूएसए के पास में 9 टाइम लाइन है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो जो समय इस मानक रेखा पर हो रहा होगा, उसी समय से हमारे देश में सारे जो जितने भी काम है उसी समय के आधार पर किए जाएंगे। सारे लोग जो है इसी के आधार पर अपनी घड़ियां मिलाएंगे। तो ये था आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, और ये था इसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों हम लोग को एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की जरूरत है। आप खुद सोच सकते हैं कि बिना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन के जीवन कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, समय की गणना करना ही मुश्किल हो जाएगा। रेलवेज मतलब जो भी ट्रेन वगैरह चल रही हैं, ठीक है, उसको उसका जो है पूरा जो है सिस्टम जो है खराब हो जाएगा, कि पता ही नहीं चलेगा किधर किस हिसाब से जाना है। इसलिए हम लोगों ने क्या करके रखा है कि एक टाइमलाइन बना करके रखी है। एक और बात को जो है आप लोग थोड़ा क्लियर कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर जो है बताया था कि सक्सगम वैली है यहाँ पर एक, और यहाँ पर है दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री चेक पॉइंट। फ्लो में बोलने के मैंने उसको बड़ा बोल दिया था, इस बात को थोड़ा सा आप लोग मार्कअप कीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री चेक पॉइंट है, या फिर आप इसको बैटल ग्राउंड भी कह सकते हैं, और ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे भारत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितने राज्यों से गुजरती है। इसको मैं एक बार मिटा दूं जरा। चलिए, तो भारत से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्षांश है। जनरली हम लोग 5 अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि इसकी संख्या 181 है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल और द ग्रेट सर्किल, जिसको इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भारत से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा सा और नीचे बनेगा क्या? कर्क रेखा का कोऑर्डिनेट 23.5 नॉर्थ होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है आपका मकर रेखा। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले है आपका गुजरात। गुजरात के बाद ये गुजरती है आपको राजस्थान से। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद तीसरी ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। उसके बाद ये गुजरती है आपको छत्तीसगढ़ से। उसके बाद आपको ये गुजरती है पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ हो गया आपको। ठीक, वेस्ट बंगाल से। उसके बाद झारखंड से, झारखंड को बीच में डाल देना चाहिए था, मैंने झारखंड पहले लिख लीजिए। झारखंड के बाद है आपका वेस्ट बंगाल, और उसके बाद है मिजोरम, मतलब त्रिपुरा, और उसके बाद है आपका मिजोरम, ठीक है। तो लगभग 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से
गुजरती है। और उन राज्यों के नाम आपको ध्यान में रखना है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो इन 8 राज्यों से आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भारत की जो कर्क रेखा है ये जो गुजरती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गुजरात में एग्जैक्टली कहाँ से गुजरती है? तो आप लिखिएगा जसदान। गुजरात में जसदान से गुजरती है। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान में कलिंजर से गुजरती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ये गुजरती है आपको शाजापुर से। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि लाइन ये ना हो। ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको गुजरती है शाजापुर से। छत्तीसगढ़ में गुजरती है सोनहाट से। और झारखंड में गुजरती है लोहारदगा से। उसके बाद वेस्ट बंगाल में गुजरती है कृष्णानगर से। इधर लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कृष्णानगर से। उसके बाद त्रिपुरा में गुजरती है उदयपुर से। देखिए एक उदयपुर राजस्थान में भी है, उससे आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और मिजोरम में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये चंपई एक जगह है। चंफाई एक जगह है, वहां से ये गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में जो जो प्रिसाइज जगह है जहां से ये गुजरती है, मैंने उसके बारे में भी बता दिया है आपको। गुजरात में आपसे पूछा जाए तो जसदान से गुजरती है। राजस्थान में तो कलिंजर से गुजरती है। मध्य प्रदेश में शाजापुर से गुजरती है। छत्तीसगढ़ में सोनहाट से गुजरती है। झारखंड में लोहारदगा से गुजरती है। वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर से गुजरती है। त्रिपुरा में उदयपुर से गुजरती है। और मिजोरम में चंपाई से गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों में वो प्रिसाइज जगह है जहां से आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। इन 8 राज्यों की राजधानी भी शायद सबको आती होगी, तो आपको ध्यान में रखना है इन 8 राज्यों की राजधानी भी। हो सकता है आपसे राजधानी पूछ लिया जाए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने बात कर ली है कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सब सीक्वेंस में भी मैंने आपको बता दिया, वो बिल्कुल सीक्वेंस में है कि सबसे पहले गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड से गुजरेगी। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल से गुजरेगी। वेस्ट बंगाल के बाद जो है आपको त्रिपुरा से, और उसके बाद मिजोरम से। ठीक है। तो लगभग 8 के 8 जो है आपको राज्यों से गुजरने वाले, वो सारे जगहों के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम लोग भारत की बॉर्डर के बारे में बात करेंगे कि हमारी स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है और हमारी जलीय सीमा मैरीटाइम बाउंड्री जो है कितने देशों से लगती है। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है हमारी, जो लैंड बाउंड्री है, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश से लगती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है ये बांग्लादेश से है। इस बाउंड्री की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। इस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो सर सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का डिमार्केशन करके उसको अलग किया था, उसका बंटवारा किया था। तो उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। 1971 की लड़ाई के बाद जो है भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। 16 दिसंबर 1971 को ये आजाद होकर के एक नए देश के रूप में बना था। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अगर पाकिस्तान के रेफरेंस में भी बोलेंगे तो इसको रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। उसके बाद तीसरी बात हमको क्या जाननी है, कितने राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है? कितने राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है? तो इसकी बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल के साथ। ये बॉर्डर शेयर करता है आपके वेस्ट बंगाल
5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। सबसे पहले यह बॉर्डर शेयर करता है आपका वेस्ट बंगाल के साथ। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिएगा तो इस जगह पर है मेघालय। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो तीसरा इसका बाउंड्री होता है आसाम के साथ। आसाम इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर करके यहाँ पे बना हुआ है आसाम के साथ। चौथी बाउंड्री होती है इसकी त्रिपुरा के साथ, और ये है आपका मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ वेस्ट बांग्लादेश जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा हम हमारी जो लंबी बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ ही है। ये चूंकि इस तरह से जिगजैग 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 हो रखा है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। इस लाइन को अगर आप खोल करके देखिएगा तो ये बहुत लंबी लाइन आएगी। तो कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत? 4096.7 किलोमीटर की। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इस बाउंड्री की रक्षा हमारे यहाँ कौन करते हैं? तो इस बाउंड्री की रक्षा हमारे देश की बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बांग्लादेश के बॉर्डर की रक्षा, बांग्लादेश और भारत के बीच के बॉर्डर की रक्षा जो है आपको वो बीएसएफ करती है। हाल के सालों में आप देखिएगा बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना अब यहाँ पे नहीं रही। ठीक है, मोहम्मद यूनुस आकर के बैठ गए हैं। और भारत के खिलाफ किस तरह का जो अभी कंडीशन चल रहा है, बांग्लादेश अभी बिल्कुल भी भारत के फेवर में नहीं है। ये जियो पॉलिटिक्स के लिए अभी भारत के फेवर की परिस्थितियां नहीं है। बार बार अजीब अजीब आपको उट पटांग जो है स्टेटमेंट्स देते आते हैं कि भैया ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा संकरा इलाका आप देख रहे हैं, ये छोटा सा संकरा इलाका देख रहे हैं, इसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके को जो है, जो आपका पूर्वी इलाका है, ठीक है, उत्तर पूर्वी इलाका है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक कहने का मतलब कि अगर आप इसको काट दीजिए तो भारत की गर्दन जो है आपको कट जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा अभी जो कंडीशन चल रहा है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक साइड नेपाल है, एक साइड बांग्लादेश है, बीच में एक छोटा सा जो है रास्ता है, ऊपर में आपका सिक्किम है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रास्ता है जिसके थ्रू जो है हम अपने पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को, ठीक है, एक्सेस करते हैं। तो इसलिए अभी बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। और अभी जो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। चलिए, तो बांग्लादेश के बारे में लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इंडिया साइज एंड लोकेशन में। तो चलिए, बांग्लादेश का हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे चाइना के बारे में। दूसरा जो सबसे बड़ा, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, हम लोग इस चीज को किस चीज में पढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा लंबी जो हमारी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे क्या, तो चाइना से। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स को यहाँ देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और बाकी आपको यहाँ में डिमार्केट कर दूंगा। ठीक है, तो चाइना की बात करते हैं हम लोग। चाइना के साथ, ठीक है, भारत का बांग्लादेश के बाद सबसे लंबा सीमा लगता है। ठीक है, इस सीमा की लंबाई है आपको 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर भारत चीन सीमा की लंबाई है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं अक्साई चाइना। अक्साई चाइना। अब ये अक्साई चाइना 1962 में हमारे हाथ से चला गया था, पहले ये भारत का ही हिस्सा होता था। इस लाइन को बोलते हैं LAC। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोलेंगे LAC। इसके अलावा चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है, यहाँ देखिए, यहाँ पर अरुणाचल के पास ये लाइन है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक मोहन लाइन। इसको बोलते हैं मैक मोहन। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनके नाम पे है। MC है ये, इसको ME नहीं समझिएगा। मैक मोहन लाइन है।
तो चाइना के साथ जो हमारा डिमार्केशन है, मैक मोहन लाइन। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन लाइन से जो है भारत चाइना से अलग होता है। उसके बाद कितने राज्य भारत के चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो सबसे पहले आप देखिएगा, भारत के साथ जो बॉर्डर करने वाले शेयर करने वाले राज्य, उसमें है जम्मू एंड कश्मीर, JNK में लिख रहा हूँ उसको। उसके बाद आपको दिखेगा दूसरा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है। यहाँ पर जो है आप इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी हो ITBP के हाथ में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फोर्सेस। तो इतनी बात आपको भारत चीन सीमा के बारे में पता होनी ही चाहिए। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। अच्छा, एक और जानने वाली बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से खत्म हो चुका है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा। तो अभी आपसे कोई पूछे चीन के साथ जो है बॉर्डर शेयर क्या पूरा जम्मू कश्मीर राज्य कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अब जो है लद्दाख है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर की जगह पर लद्दाख भी लिख सकते हैं। ये जो इलाका है, ठीक है, ये लद्दाख का इलाका है। ये लद्दाख का इलाका है। तो लद्दाख के साथ अक्साई चाइना का जो है बॉर्डर शेयर होता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। एक बार मैं इसको मिटा लूं जरा। तो हमने बांग्लादेश कर लिया, हमने चाइना कर लिया, तीसरा नंबर का अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप इसको याद कर सकेंगे। जिससे आप इसको याद कर सकेंगे। चलिए, हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। ये हमारा वो पड़ोसी है जो कभी भी सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। बार बार भारत जो है आपको इसको सबक सिखाते रहता है, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल में आपने देखा हो कैसे कैसे परिस्थितियां आई हैं। चलिए, तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर की है। भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा 3323, 3323 की है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ये जो हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। 1948 में ये चला गया, 47 48, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये चला गया। उसके बाद जैसा कि हमने बताया था आपको कि बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने क्या किया था, आपको यहाँ से यहाँ तक रैडक्लिफ लाइन खींची थी। खींची तो ये पूरे थी, लेकिन इसको पूरा कर ही लीजिए आप। यहाँ तक सर सिरिल रैडक्लिफ ने रैडक्लिफ लाइन खींची थी। तो बॉर्डर का डिमार्केशन हमारा क्या है? रैडक्लिफ लाइन, और उसके साथ इसको बोलते हैं हम लोग LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो अक्साई चाइना वाला जो बॉर्डर है उसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ब्रैकेट में, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा भी यहाँ पर 96 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये जो ग्रीन लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे, ये 96 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसको हम लोग सर क्रीक बोलते हैं। ये भी डिस्प्यूटेड लैंड है। भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये पूरा हमारा हिस्सा है। जबकि इस पे हम दोनों देशों के बीच में अभी तक कोई सहमति बन नहीं पाई है। ये डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप इसको भी इसमें ये कर सकते हैं, सर क्रीक। ठीक है। क्रीक का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। क्रीक एक
नदी जैसा ही पानी का जो है स्रोत होता है, जो नदी जितना गहरा नहीं होता है, जनरली दलदली इलाकों में आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर 6 क्रीक है, जिसमें से एक सर क्रीक है जो डिवाइडिंग लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके ऊपर भी हम लोग कभी सेपरेट लेक्चर लेंगे, इसके बारे में भी काफी लंबी कहानी है, तो उसको कभी हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल चूंकि हम लोग साइज एंड लोकेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा उसी पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल और सर क्रीक। इसके अलावा अगर आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे बॉर्डर की जो है रक्षा कौन करते हैं, तो बीएसएफ ही करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा, ठीक है, हमारी बाउंड्री, हमारे कितने स्टेट्स जो है आपको दिखेगा कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर पंजाब है, उसके बाद आपको राजस्थान देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको गुजरात देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख और कश्मीर लिखिएगा आप, क्योंकि ये लद्दाख भी यहाँ आ जाता है और कश्मीर भी आ जाता है यहाँ पे, तो लद्दाख एंड कश्मीर लिखिएगा, लद्दाख एंड कश्मीर कर देता हूँ। इसको व्हाइट से ही कर देना चाहिए था। पंजाब, राजस्थान, ठीक है। जम्मू कश्मीर अगर आप लिखिएगा तो याद रखिए, आप आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर अब स्टेट ना होकर के यूनियन टेरिटरी हुआ। भारत में पहली बार हुआ है जब कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ। जनरली आपके यूनियन टेरिटरीज जो हैं स्टेट में तब्दील होते हैं। चलिए, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इन सब के बाद जो चौथी सबसे बड़ी बाउंड्री है, ठीक है, वो भारत की नेपाल के साथ लगती है। भारत की नेपाल के साथ ये बाउंड्री लगती है, ये है। अब ये देखिए, हाँ, तो नेपाल की जब हम लोग बात करेंगे, तो 1751, 1751, 1751 किलोमीटर की बाउंड्री है। उसके बाद आपको दिखेगा ये एक ओपन बॉर्डर है। इसके साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आपको, हाँ, यहाँ कितने राज्यों से जो है इसकी सीमा देखने को मिलती है आपको। तो इसकी सीमा आपको देखने से लगे यहाँ पर मिलेगी। तो आप पहले देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपके स्टेट एक। हम लोग मैप पे जानबूझ करके इसको पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को कनेक्ट कर पाए। इससे आपका मैप का भी जो है फाउंडेशन बन जाएगा। यहाँ पर आपके एक स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराखंड। उसके बाद इसकी बाउंड्री शेयर होती है यहाँ पर सिक्किम के पास, सिक्किम से। उसके बाद इसकी बाउंड्री शेयर होती है यहाँ पर नीचे में उत्तर प्रदेश से। उसके बाद यहाँ पर बिहार से। और लास्ट थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं। तो एक साइड में उसके बांग्लादेश पड़ता है, दूसरी तरफ आपको नेपाल पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी लिखेंगे। तो 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल की बाउंड्री आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कौन करते हैं, तो एसएसबी करती है, सीमा सुरक्षा बल।
यहाँ पर हमारे बॉर्डर की जो है रक्षा सीमा सुरक्षा बल करती है। तो ये नेपाल के बारे में है। आप नेपाल के बारे में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हमने चाइना बांग्लादेश कर लिया, चाइना कर लिया, पाकिस्तान कर लिया, नेपाल कर लिया। अब आता है म्यांमार, चौथे नंबर पे। ठीक है, ये है आपका म्यांमार। ये है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की बात करते हैं हम लोग। चलिए, म्यांमार, तो म्यांमार में आपकी जो बाउंड्री है वो 16,643 किलोमीटर की है। भारत म्यांमार की बाउंड्री 1643 किलोमीटर की है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये भी आपका, हाँ ठीक है, ये भी आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर असम राइफल्स और इंडियन आर्मी, ये मिल करके इस सीमा की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये ध्यान में रखना हो कि कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनता है, तो 4 स्टेट के साथ इसका बॉर्डर बनता है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ आप देखिएगा इसकी ये है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर शेयरिंग है। उसके अलावा देखिएगा ये जो बॉर्डर है ये किस तरह से जो है भारत से अलग होती है। तो यहाँ पर एक माउंटेन्स है, ठीक है, अराकान योमा। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, इसको अराकान योमा बोलते हैं हम लोग। इसको मिटा दूं, आप अराकान माउंटेन्स भी कह सकते हैं, सेपरेटेड बाय अराकान योमा। सेपरेटेड बाय अराकान योमा। चलिए, इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। तो अब चलिए भूटान की बात करते हैं हम लोग। भूटान के साथ आप देखिएगा तो लगभग 699 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। उसके बाद आप देखिएगा अगर तो यहाँ पर भी आपको एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए सिक्किम, एक सेकंड, इसकी बॉर्डर शेयर होती है भारत में सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ और यहाँ वेस्ट बंगाल के साथ, ये पूरा इलाका वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो 4 राज्यों के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल को मैं डब्ल्यू भी लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी हमारा ओपन बॉर्डर है। इतनी बात आपको भूटान के बारे में याद रखनी है। तो हमने बांग्लादेश कर लिया, चाइना कर लिया, पाकिस्तान कर लिया, नेपाल कर लिया, म्यांमार कर लिया, भूटान कर लिया। अब लास्ट बच गया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये 106 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है, मात्र 106 किलोमीटर की सबसे छोटी बॉर्डर। 106 किलोमीटर की बाउंड्री मात्र लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से में है,
ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो आपसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा रहे वैसा जवाब आपको देना है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको 106 किलोमीटर की जो है बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भारत की सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर की। एक काम कीजिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। तो यहीं पर कर लेते हैं, इसके बारे में सेपरेट लिखना है इसमें, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं है इसमें। तो इस लाइन को कहते हैं डूडड लाइन। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ध्यान दीजिएगा, इंडिया पाकिस्तान होगा ऑप्शन में, सॉरी इंडिया और आपका अफगानिस्तान होगा ऑप्शन में, 106 किलोमीटर का है तो भी आप डूडन लाइन मानेंगे। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो डूडन लाइन ही मारेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र अभी जो है पाकिस्तान के हाथ में है, ये सत्य है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारी सीमा की रक्षा करती है इंडियन आर्मी। यहाँ पर हमारी सीमा की रक्षा करती है इंडियन आर्मी। तो ये था इंडिया के साथ जितने भी लैंड बॉर्डर्स लगते हैं कंट्रीज के, उसके बारे में हम लोगों को जो जानकारी जाननी थी उन्होंने उसको हमने देख लिया है, ठीक है। बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से जो है इसका बॉर्डर लगता है, लेकिन डिस्प्यूटेड है तो उसको आप नहीं लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है आपको अफगानिस्तान के साथ। भारत की दूसरी सीमा लगती है आपको लंबी सीमा चाइना के साथ। तीसरी लंबी सीमा लगती है आपको, यहाँ चाइना लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अफगानिस्तान ये अरुणाचल के पास, ठीक है। चलिए, उसके बाद तीसरी सबसे लंबी सीमा लगती है आपको पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद चौथी सबसे लंबी सीमा लगती है नेपाल के साथ। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है आपको म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये है 7 देश, 7 कंट्रीज जिसके साथ आपको जो है इंडिया की सबसे लंबी सीमा लगती है, ठीक है। अगर इसको याद रखना हो तो इसका एक बहुत ही आसान ट्रिक है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे बचपन से, आपको एक ट्रिक याद रखना होगा आपको, कि मुझे बचपन से एमबीए करने का बहुत शौक था। अब चूंकि वो मेरा बचपन था तो मुझे बचपन की स्पेलिंग सही नहीं आती थी, मेरे बचपन के स्पेलिंग में एच मिसिंग था, ठीक है। और मुझे फिर बाद में एमबीए करने का शौक था। अब वो एमबीए तो मैं कर नहीं पाया, ठीक है, लेकिन ये मेरे काम आ गया। कैसे? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इंडिया की सारी लैंड बाउंड्रीज। तो सबसे आपको सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है चाइना के साथ। तीसरी सबसे लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। चौथी सबसे लंबी सीमा लगती है नेपाल के साथ। पांचवी सबसे लंबी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। छठी सबसे लंबी सीमा लगती है भूटान के साथ। और सातवीं सबसे लंबी लंबी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। सबसे छोटी सीमा लगती है आपकी 106 किलोमीटर, और यहाँ लगता है 4096.7 किलोमीटर। ये दो तो कम से कम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो बचपन से मुझे एमबीए करने का शौक था, ठीक है। चाइना के साथ कितना बताया मैंने आपको? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1653 किलोमीटर। सॉरी 43 होगा, 1643 किलोमीटर। कितना आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बट ये याद न रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है।
सिंपल सा ट्रिक है। बचपन से मुझे एमबीए करने का शौक था, जो कि बचपन था तो उस समय बचपन की स्पेलिंग नहीं आती थी। बीसीपीएन एमबीए बस याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्या, कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे लंबा और उसके बाद उससे छोटा, उसके छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए। अच्छा हाँ, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड भी आपको ट्रिक चाहिए, ठीक है, तो जब मैं तैयारी करता था तो मैंने एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी वीडियो में एक ट्रिक देखी थी, ठीक है। उन्होंने एक ट्रिक बताई थी कि जिस तरह से मान लीजिए कि कोई अगर आपको पोएट है, तो जो पोएट होते हैं, जो कवि होते हैं, उनके अंदर ये आदत होती है कि वो जिस जगह से आते हैं उसका नाम जो है अपने पीछे लगा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पोएट है रमेश, ठीक है, कोई कवि है रमेश और वो बिहार से आता है तो क्या कहेगा, रमेश बिहारी, ठीक है। अगर कोई आपको जो है कवि है जिसका नाम है सुरेश और वो कहाँ से आता है, बंगाल से आता है, तो अपने नाम के आगे लगाएगा सुरेश बंगाली। उसी तरह हमारा एक कवि है जिसका नाम है राम सिंह और ये झारखंड से आता है, तो ये अपने नाम के आगे लगाएगा झारखंडी। और ये अपने जीवन में बहुत ही दुखी है। क्यों? क्योंकि इसके 6 दोस्त हैं, एक एक दो नहीं, इसके 6 मित्र हैं, लेकिन 6 के 6 पंगु हैं, मतलब किसी काम के नहीं है, ठीक है, निकम्मे हैं, नकारे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है कि राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र हैं। तो अगर ये लाइन आप याद रख सकते हैं तो इससे जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले राज्य हैं, उसको आप याद रख पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राज से हो गया आपका राजस्थान, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को मैं एमपी लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंह शेर है, तो शेर को छोड़ देना है, सिंह से नहीं करना है कोई काम। झारखंडी से झारखंड आपको पता ही है, ठीक है। 6 से छत्तीसगढ़, पन से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। गु से हो गया आपका गुजरात और यहाँ पर है आपका मिजोरम और उसके बाद तरह से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके भी, ये ट्रिक मेरी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, मैंने भी कहीं पर पढ़ी थी, बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है। जब मैं तैयारी करता था उस समय जो है आपको, ठीक है, ये मैंने पढ़ी थी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 8 के 8 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सीक्वेंस है, मैं ये पूरा चैप्टर आपको क्यों मैप पे पढ़ा रहा हूँ, मैप पे मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैप पर आप सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी और मैप के ऊपर भी आपका कमांड थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस से देखना चाहते हैं कि सीक्वेंस से क्या इसका सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गुजरात, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा आपका झारखंड, उसके बाद आएगा आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इसको मैंने डब्ल्यू भी लिखा है। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आएगा त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस से याद रहता है तो भी ठीक है, अगर आप सीक्वेंस से याद नहीं कर पाते हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग भारत के मरीन बाउंड्री की बात करेंगे कि हमारा जो मरीन बॉर्डर है वो कितने देशों के साथ लगता है। तो अभी हमने देखा कि 7 देशों के साथ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, ठीक है। हमने देखा बीसीपीएन एमबीए मतलब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान,
उसके बाद जो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 अब हमने देख लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मरीन बाउंड्री के बारे में। आ जाओ। अगर भारत के मरीन बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ दो दो देश हैं। ठीक है, उन दो देशों के साथ भारत की मरीन बाउंड्री लगती है। एक तो है आपका ये श्रीलंका, और एक है आपका यहाँ नीचे में जिसको हम लोग मालदीव्स कहते हैं, जो इसमें कवर नहीं हो पाया है शायद। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, उसके बाद आपको ये है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसको इधर लिखने से अच्छा है मैं इधर लिख दूं। ठीक है, ये जो पतला स्ट्रेट है, स्ट्रेट ज्योग्राफी में एक ऐसी जो है पतली वाटर बॉडी को बोलते हैं जो दो बड़ी वाटर बॉडी से जो है जोड़ती है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है, तो इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। इसके साथ 288 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। 288 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। ठीक है, श्रीलंका के साथ। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो ये 288 किलोमीटर लंबी जो है आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड है जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। इस पॉइंट पर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं हम लोग कच्चा तीबू आइलैंड। ठीक है, तो कच्चा तीबू आइलैंड पहले जो है भारत का ही हिस्सा था, तमिलनाडु का हिस्सा था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे श्रीलंका को दे दिया। अभी फिर से तमिलनाडु ये आइलैंड जो है क्या करता है, इस आइलैंड को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, यहाँ पर काफी अच्छी जो है आपको मछलियां मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ भारत की बाउंड्री पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्नार से जो है ये इसके लिए मिलती है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है कचातीबू आइलैंड, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव के साथ जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, वो 8th डिग्री चैनल, 8th डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होता है। एक और बात याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में 10th डिग्री चैनल है। ठीक है, हम लोग अगर मालदीव्स की बात करें तो इससे 8th डिग्री चैनल से अलग होते हैं। दोनों साइड जो है इंडियन नेवी जो है हमारे, ठीक है, जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद हाँ, ये भी हो गया वाटर बॉडीज में। तो भारत का जो मरीन बाउंड्री है या मरीन बॉर्डर है, दो देशों के साथ ही जो है हमारा शेयर होता है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और आप अगर 9th डिग्री चैनल याद रखिएगा। ठीक है, 9th डिग्री चैनल क्या है कि यहाँ पर जो है आपको एक मिनी कॉय आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप का हिस्सा है, और ये मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो ज्योग्राफी में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं। तो मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो और मिनी कॉय आइलैंड्स, मिनी कॉय, COY। ठीक है, मिनिको आइलैंड्स के बीच में यहाँ पर आपको 9th डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 8th डिग्री चैनल, 9th डिग्री चैनल और 10th डिग्री चैनल, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। 8th डिग्री चैनल से मिनिकॉय और मालदीव से अलग होता है। ठीक है, 9th डिग्री चैनल से लक्षद्वीप जो है और आपका, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड जो है अलग होता है। 10th डिग्री चैनल से जो है आपका, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार अलग होता है। ठीक है, ये ग्रेटर जो है निकोबार है, जहां पर आपको मैंने बताया था कि इंडिया का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, यहीं पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक अंडमान के पास यहाँ पर एक ये भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, आइलैंड देखने को मिलेगा जो काफी खतरनाक आइलैंड है, इसको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर जो है कुछ साल पहले अमेरिका के एक मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी जॉन चाउ, ठीक है, वहां पर गए थे यहाँ के लोगों को हाँ क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए, लेकिन बच नहीं पाए क्योंकि ये बिल्कुल भी बाहरी इंट्रूजन बर्दाश्त नहीं करते। ये आज भी बहुत ही पुराने, जो आपको आदिम काल में जिस तरह से लोग रहते थे उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, जिसको हम लोग बैरन आइलैंड्स बोलते हैं, वो भी अंडमान निकोबार के ही आसपास में पड़ता है। ठीक है, बैरन आइलैंड्स भी आपको कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इकलौता एक्टिव वोल्केनो है जिसको बैरन आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी जो लैंड बाउंड्री है और जो मरीन बाउंड्री है उसके बारे में। अब लास्ट टॉपिक जो बच गया है इसमें, ठीक है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत का जो मैरी टाइम बाउंड्री है। ठीक है, कि भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, समुद्र के चारों ओर, उसमें कितना क्षेत्र भारत के हाथ में आता है, तो उसको बस हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, भारत की समुद्री सीमा मापने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन ड्रॉ क्या क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आप देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो इसको एक सही मापन लेने के लिए, मेजरमेंट में दिक्कत ना हो, तो हम बस एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा हम लोग बस खींच देते हैं, इसी को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इस बेस लाइन से अंदर का जो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ जो पानी है, ठीक है, इसको आप बोलेंगे इंटरनल सी, इसको आप बोलेंगे इंटरनल सी। उसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 एनएम। ठीक है, अब ये 12 नॉटिकल माइल्स क्या है? समुद्री दूरी को हम नॉटिकल माइल में जो है नापते हैं, नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर होता है, मतलब 1852 मीटर्स। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। अगर समुद्र की गहराई की बात करें तो समुद्र की गहराई हम फैथम में नापते हैं। ठीक है, एक फैथम बराबर होता है 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। अगर मेरी लंबाई थोड़ी सी और होती तो मैं लगभग 1 फैथम का होता। ठीक है, 2 इंच से रह गया। चलिए, तो कहने का मतलब है क्या? एक नॉटिकल माइल 1852 मीटर, समुद्री दूरी को हम लोग 1852 मीटर में नापते हैं। ये जो 22 नॉटिकल माइल है, ये लगभग होता है 22.2 किलोमीटर। इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल में आपको 12 एनएम में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 एनएम ये टेरिटोरियल वाटर है। इसमें क्या है कि आप मछली पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर ये पूरा एक्सेस जो है हमारा अपना है। ठीक है, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को जाकर के किसी तरह का मछली वगैरह पकड़ना है, या फिर अगर जाकर के वहां पर किसी तरह का मरीन बिजनेस वगैरह करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, चूंकि ये सीमा बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाती है, अगर भारत सरकार के बिना किसी जानकारी के, ठीक है, कोई भी बाहरी जहाज, ठीक है, या फिर कोई वायुयान इस क्षेत्र के अंदर आने की कोशिश करता है, तो हम उसको मार के गिरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बिना अनुमति के इतने नजदीक तो आने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है, जिसके कारण हम इस पर इस तरह का जो है एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा, ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो बेस लाइन से करेंगे। बेस लाइन से अगर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक, ये हो गया आपका 44.4 किलोमीटर। ठीक है, तो 24 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग कहते हैं कंटिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई भी अगर बाहरी समुद्री जहाज अगर आता है तो उसको हमको टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी जो है पे करना पड़ेगा। दूसरा बात,
इतने दूरी तक के समुद्री सीमा की साफ सफाई वगैरह जो भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है वो भारत सरकार की ही होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। ये पूरा इलाका आपका है, इसके समुद्र के अंदर का जो भी सामान होगा, पेट्रोल होगा, मछलियां होंगी, जो कुछ भी चीज समुद्र से निकलने वाली है वो सारी जो है भारत के ही क्षेत्राधिकार में मानी जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अगर कोई भी जहाज अगर गुजर रहा है तो उसको हम लोग को कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। इसके बाद बेस लाइन से, ठीक है, बेस लाइन से जो भी कैलकुलेशन होगा बेस लाइन से ही होगा। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, लगभग 370 किलोमीटर के आसपास होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब ये 200 नॉटिकल माइल के अंदर हम किसी भी दूसरे जहाज को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, जब तक वो हमारे 24 नॉटिकल माइल के दायरे में ना आ जाए। अगर ये 200 नॉटिकल माइल से आगे, ठीक है, यहाँ 200 नॉटिकल माइल के अंदर हम बस ये कर सकते हैं कि इसके अंदर के समुद्र में कोई भी अगर इम्पोर्टेंट खनिज हमको मिल जाता है, ठीक है, कोई भी जो है अगर इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या कर सकते हैं आपको, जैसे पेट्रोल वगैरह यहाँ पर हो गया, वो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। उस एरिया पर जो है उस जो है आपको जो है रिसोर्स पर इसी देश का जो है माना जाएगा। ठीक है, अधिकार। तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आने वाले जहाज को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, उसको हम लोग को सीधे जाने देना होगा। तो आपको, और इसके बाद, ठीक है, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये होता है आपका हाई सी। ठीक है, अब ये जो कानून है, ठीक है, ये जो कानून है, ये जो दायरा है, ये क्या ये सारे देशों पे लागू होता है? बिल्कुल, ये सारे देशों पे लागू होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि एक प्रश्न आपके मन में हमेशा आता होगा कि हम लोग भारत के साथ हमेशा श्रीलंका का मानचित्र क्यों दिखाते हैं, श्रीलंका अपने साथ भारत का मानचित्र क्यों नहीं दिखाता है? वो भी इसी नियम के कारण है, क्योंकि ये नियम है, इसको हम लोग बोलते हैं अनक्लॉज। याद रखिएगा, ये जो भी नियम बने हुए हैं, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसको बोलते हैं अनक्लॉज। फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये आया था 1982 में, बट लागू हुआ है आपको 1994 से, 1994 से ये लागू हुआ है पूरी तरह से। तो इसी के आधार पर अगर कोई भी देश हो या कोई भी आइलैंड ग्रुप हो, किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में आता है, तो उसको अपने मानचित्र के साथ उसको दिखाना पड़ेगा। यही वो कारण है जिसके कारण हम श्रीलंका को हमेशा अपने मानचित्र के साथ दिखाते हैं। अब श्रीलंका के साथ जो है 200 नॉटिकल माइल में संपूर्ण भारत तो आता नहीं है, लेकिन हमारे 200 नॉटिकल माइल में संपूर्ण श्रीलंका आ जाता है, इसीलिए हम उसको अपने मानचित्र में दिखाते हैं और श्रीलंका अपने मानचित्र में हमको नहीं दिखा सकता, क्योंकि संपूर्ण भारत उसके 200 नॉटिकल माइल के अंदर में नहीं आता है। तो ये सारे जो नियम मैंने आपको बताए, ये 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल मतलब टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद जो कंटिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सी, ठीक है, ये सारी जो है आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के आधार पर जो है ये किए जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद एक और बात देखिएगा, अगर हाई सी के अंदर कुछ भी निकल जाता है तो, ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास।
200 नॉटिकल माइल के आगे अगर किसी भी तरह का कोई रिसोर्स निकल रहा है तो उसको कोई भी देश ऐसे नहीं निकाल सकता है। इसको आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास लेकर के जाना पड़ेगा। वो जांच करेगी कि इसके आसपास में और कितने देश हैं, और उसके बाद जो है उसको सब में बराबर बराबर परसेंटेज बांट करके, जिस पर जो सहमति हो जाए, ठीक है, उसके आधार पर जो है उसका कुछ निर्णय लेगी। ठीक है, तो ये था आपको इसके बारे में। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का जितना भी जो है जिस्ट था वो हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, इससे ज्यादा और भी कुछ इस चैप्टर में नहीं है। आई होप मैं सारी बात आपको अच्छे से समझाने में जो है सफल रहा हूँगा। अगर किसी भी तरह का जो है आपको कोई दिक्कत, या फिर कोई भी टॉपिक आपको सही से समझ में नहीं आया, या फिर कुछ विशेष जानकारी आप किसी भी टॉपिक के बारे में लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।